हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं एंड आज के वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले वीक में उनके ऊपर नज़र डालते हैं। पहला हमारे पास टॉपिक है रिलेटेड टू ट्रांस फैटी एसिड्स। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने ट्रांस फैटी एसिड्स यानी TFA की जो कंसंट्रेशन है उसको 3% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कैपिंग लगा दी है उसके ऊपर। सो 2021 में इस गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा एंड 2022 में इसको और 1% से रिड्यूस करके 2% तक कंसंट्रेट किया जाएगा। सो करंटली यानी 2020 तक जो लिमिट हम फॉलो कर रहे थे दैट वाज 5%। एंड ये जो रेगुलेशंस हैं, ये वाली जो एडिबल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल योर रिफाइंड ऑयल, वनस्पति एंड मार्गरीन, बेकरी, शॉर्टनिंग्स एक्सेट्रा, इन सब के ऊपर लागू होंगी। इसका अगर हम ब्रॉडर विजन देखें तो WHO ने ऑलरेडी जो ट्रांस फैट्स है उनको एलिमिनेशन की बात की थी बाय 2023। तो इंडिया उसी डायरेक्शन में अपना जो ये काम है उसको बढ़ा रहा है। एंड जो फसाई का रूल है, इट केम इन द बैकड्रॉप ऑफ द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक के साथ इसका लिंक क्या है कि जब पिछले पूरे लॉकडाउन में हमने ऑब्जर्व किया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनका नंबर राइज़ किया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक एंड स्पेसिफिकली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं अलॉन्ग विद डायबिटीज़ वो फेटल हो रहे हैं, कोमॉर्बिडिटी साबित हो रही है फॉर द कोविड पेशेंट्स, जिसकी वजह से कुछ पेशेंट्स की डेथ भी हुई है ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी। ठीक है, सो इंडिया ने इससे पहले 10% की जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको पास किया था 2011 में। उसके बाद 2015 में इसको 5% तक रिड्यूस कर दिया गया एंड अभी 2021 में हमने 3% किया है, 2022 में 2%। ठीक है, एंड WHO का क्या है कि WHO ने बोला 2023 तक हम इनको एलिमिनेट कर देंगे अपने फूड स्टॉक से। तो अब हमें जानना है ट्रांस फैट्स होते क्या हैं। सो दो तरह की फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में फ़र्क क्या है कि एज यू नो फैट्स जो होते हैं दे आर टाइप ऑफ एस्टर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। तो उसमें अगर तो सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड जो आपके फैट्स हैं उनका एक टाइप है ट्रांस फैट्स। तो बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी लोकेशन के ऊपर हम बोलते हैं कि जो फैट है वो सिस है या ट्रांस है। तो अगर तो ऑपोजिट एंड पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, अगर सेम एंड पर या सेम साइड पर लगे हुए हैं उनको बोलते हैं सिस। तो आई होप आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो ट्रांस फैट्स क्या है, अनसैचुरेटेड फैट की एक टाइप है, लेकिन ये बहुत नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों फॉर्म में ही पाए जाते हैं। नेचुरल ट्रांस फैट्स हमें किससे मिलते हैं, जैसे मीट है, डेयरी है, बट इनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम होती है तो ये इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं है बॉडी के लिए। बट जो आर्टिफिशियल या इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स हैं इनको बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन से। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन को ऐड करते जा रहे हैं इन द ऑयल। तो उससे क्या होता है, जो आपका ऑयल है वो सॉलिडिफिकेशन की तरफ चला जाता है एंड दिस इज़ वाई इट इज़ डेंजरस। ठीक है, लेकिन अब इनका फ़ायदा क्या है कि जो ट्रांस फैट्स हैं ये ज़्यादा टाइम तक आपकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो कुछ फ़ायदे भी हैं, जल्दी चीज़ बन जाती है, थोड़े सस्ते पड़ते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री में इनको काफ़ी यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी इनको एलिमिनेट करने की जो मुहिम है वो चल रही है। तो जो ट्रांस फैट्स हैं इनको हार्ट अटैक से और जो आपके कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हैं इन सब से लिंक किया जाता है कि इनकी वजह से जो ये हार्ट अटैक्स का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड WHO की अगर हम माने तो 5.4 लाख डेथ्स हर साल होती हैं बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ दीज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स। तो यहाँ पर एज यू कैन सी इन द इन्फोग्राफिक एज वेल टाइप्स ऑफ फैट हमें बताई हुई हैं, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट्स एंड अनसैचुरेटेड। तो इफ़ यू वांट तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, जैसे मीट, डेयरी में हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, ट्रांस फैट्स को हम बनाते हैं इंडस्ट्रियली एंड ऑल्दो जो यहाँ पर हमने देखा था कि मीट एंड डेयरी में इनका भी कुछ नंबर मिलता है एंड अनसैचुरेटेड फैट्स भी जो हैं उनके नेचुरल एज वेल एज जो आपके आर्टिफिशियल ओरिजिन्स हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस, थोड़ी आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। हम जो ब्रॉडर चीज़ है ट्रांस फैट्स की उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं। तो ट्रांस फैट्स जैसे हमने पहले बताया कि पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स होते हैं एंड अब ये बॉडी में ऐसा करते क्या है, तो ये बॉडी में जो आपका LDL है, लो डेंसिटी
लिपोप्रोटीन, इनकी जो कंसंट्रेशन है, नंबर है, वो बढ़ा देते हैं। सो ये जो LDL है, दिस इज़ बैड फॉर द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, 2 तरह के हमारे पास कोलेस्ट्रॉल्स है, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या करता है? इट पिक्स अप द एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एंड इनको लिवर में लेकर चला जाता है, जहाँ पर दोबारा से इसकी डाइजेशन हो जाती है। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाती है, विच कैन लीड टू द चोकिंग ऑफ योर ब्लड वेसल्स। एंड फाइनली अगर हम यहाँ पर देखें इस इन्फोग्राफिक में, जैसे हमें पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम सॉलिडिफिकेशन करते रहेंगे ट्रांस फैट, अपने जो भी ऑयल्स वगैरह हैं उनकी, वैसे वैसे ट्रांस फैट्स का जो नंबर है या जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। सबसे कम वेजिटेबल ऑयल में, उसके बाद सेमी लिक्विड मार्गरीन, सॉफ्ट मार्गरीन, स्टिक मार्गरीन, एट्सेट्रा, ठीक है जी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जस्ट पे का जो डेटा लीक है। तो कुछ मंथ पहले, आई गेस जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन एंडेड, तो उस टाइम पर एक न्यूज़ आई थी कि 100 मिलियन के अराउंड जो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं, उनका डेटा लीक हो गया था इंडिया में ही। बेंगलोर की ये कंपनी है जस्ट पे, विच इज़ मोबाइल पेमेंट कंपनी, ठीक है। तो इनके एंड से ये जो डेटा ब्रीच है वो हुआ था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ऑल्दो थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेटेड हम इसमें जो डेटा लीक वगैरह वो पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें एक एथिकल कंसर्न भी है। जैसे कंपनी ने ये चीज़ एडमिट नहीं की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कि हमारे एंड से कोई मिस्टेक हुई है ऐसी। दे वर जस्ट सेइंग कि कुछ मिनिमलिस्टिक सा डेटा लीक हुआ है, देयर इज़ नो मेजर ब्रीच। तो यहाँ पर हमारे जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कॉर्पोरेट एथिक्स एंड ऑल, तो वहाँ पर आप ऐसे एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं जहाँ पर कंपनीज़ अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको डिनाई कर जाती हैं। तो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हुई है उसमें अलॉन्ग विद द कस्टमर आईडीज़, उनके जो कार्ड की एक्सपायरी डेट्स हैं एंड जो मास्ट नंबर्स होते हैं, वो सब डेटा लीक हुआ है इनके एंड से, विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर बाय एनीबडी। इंडिया में थोड़ा क्या है कि इंडिया में RBI की गाइडलाइंस के चलते हुए हमें जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं एक OTP आता है, जिसके बाद ही हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है एंड यू हैव द CVV, तो उससे ही जो पूरी ट्रांजैक्शन है वो प्रोसेस हो जाती है, उसमें आपको कोई OTP नहीं आता। तो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़, ठीक है। तो ये एक चीज़ हुई। एंड डेटा लीक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डेटा लीकेज इज़ द अनऑथराइज्ड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, यानी किसी ने अलाउ नहीं किया या आपकी मर्ज़ी से वो डेटा नहीं लिया गया, बट इट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू सम ऑर्गेनाइजेशन या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किसी और रेसिपिएंट ने ले लिया है, एंड वहाँ पर उसकी जो इललेजिटिमेट यूज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एंड ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है अब हमें मिली कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज वर्किंग ऑन दिस थिंग, एंड उन्होंने पाया कि जो डार्क वेब है वहाँ पर कुछ $8,000 या 8,000 वट एवर द नंबर वॉज, उतने डॉलर्स में पूरा जस्ट पे का जो डेटा है वो बेचा जा रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हम ये भी देख लेते हैं, डार्क वेब क्या है, डीप वेब क्या है। तो जो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो हम कॉमन सिटीजन यूज़ करता है, दैट इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। तो ये कुछ 4% के अराउंड ही जो इंटरनेट कंटेंट है उसका जो मेकअप है इज़ कंप्राइज्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद डीप वेब आता है जहाँ पर क्या है 90% ऑफ द डेटा, एंड ये डेटा जो नॉर्मल सर्च इंजन्स हैं उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो हम यू एंड मी वी कैन नॉट टेक होल्ड ऑफ दिस डेटा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, है ना। एंड उसके बाद आता है डार्क वेब। तो जो इलीगल इलेजिटिमेट चीज़ें हैं या जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है डार्क वेब में। तो ये 6% के अराउंड जो डेटा है वो बनाता है डार्क वेब, ठीक है। सो जो डीप वेब है ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज, मेडिकल इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा इनके लिए रखा जाता है, यानी दिस इज़ बिहाइंड सम फायरवॉल। लेकिन जो डार्क वेब है इसको इलेजिटिमेट यूज़ के लिए जो लोग हैं वो लाते हैं काम में, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी इसकी क्लैरिटी हुई होगी, एंड यू कैन ऑलवेज कोट सच एग्जाम्पल्स जैसे ये जो डेटा लीक वगैरह है इनके बारे में, एथिक्स वगैरह में भी। Our next topic for the day is 4G spectrum auctions. So डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने 4G स्पेक्ट्रम के ये जो बैंडविड्थ है इन सब बैंड्स को सेल करने के लिए ऑक्शन रखा है ऑन March 1। इससे पहले 2016 में भी गवर्नमेंट ने जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस किए थे, लेकिन उस टाइम पर गवर्नमेंट ओनली 40% के अराउंड ही जो स्पेक्ट्रम है उसको सेल कर पाई
ऑल्दो जो टारगेट था दैट वाज अराउंड 2354.55 मेगाहर्ट्ज़, लेकिन 965 मेगाहर्ट्ज़ ही गवर्नमेंट बेच पाई। अब 2021 में ये दोबारा से करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कुछ कंपनीज़ के जो ऑलरेडी गिवन लाइसेंसेस थे वो एक्सपायर होने वाले हैं 2021 में, तो इसीलिए नए लाइसेंसेस दोबारा से इशू किए जा रहे हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, जो ऑक्शन है उसमें वेरियस कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक रिज़र्व प्राइस रखा है गवर्नमेंट ने, उसके नीचे जो कंपनी है वो जो गवर्नमेंट है वो स्पेक्ट्रम बेच नहीं सकती, तो रिज़र्व प्राइस के ऊपर ही कंपनीज़ को ऑक्शन में ख़रीदना पड़ेगा। एंड ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्यों करते हैं। तो जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस हैं या जो वायरलेस टेलीफोन्स एक्सेट्रा हैं, इन सबको एयर वेव्स के थ्रू जो सिग्नलिंग इनकी जाती है, यानी एयर वेव्स मेक दिस थिंग्स वर्क, है ना। तो इन्हीं के थ्रू हम जो हमारा नेटवर्क एक्सेट्रा है वो हम रिसीव करते हैं, है ना। तो इसीलिए एक सेट डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही जो एक पर्टिकुलर कंपनी को जो बैंडविड्थ है वो दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ तो अगर सभी जो कंपनीज़ हैं एक ही बैंडविड्थ को यूज़ करते रहेंगे तो देयर विल बी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है कि जो साउंड वेव्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगी, मान लीजिए ये भी इसके ऊपर आ गई। तो इसीलिए जो इफ़ यू रिमेंबर, तो पहले टाइम में भी ऐसा हो जाता था कई बार कि क्रॉस कनेक्शन जुड़ जाता था, या रेडियो में आप यूजुअली देखते होंगे कि दो चैनल एक ही फ्रीक्वेंसी पर कई बार चलने लग जाते हैं, तो दैट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। सो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ये सारे जो एसेट्स हैं उसके परव्यू में आते हैं। दैट इज़ वाई यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसकी सेल कर रहा है, ना कि कोई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दीज एयरवेव्स, इन्हीं को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिनको फर्दर सब डिवाइड करके आगे बैंड्स बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन वेरियस फ्रीक्वेंसीज। एंड यही फ्रीक्वेंसीज के ऊपर आगे जो आपके नेटवर्क्स हैं वो चलते हैं। एंड इनफैक्ट इनको भी हम थोड़ा डिटेल में आगे के पेज पे देखेंगे। सो ऑल दीज एयरवेव्स आर सोल्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 20 ईयर्स के अराउंड होता है। गवर्नमेंट को फीस पे करते हैं, अपना नेटवर्क यूज़ करते हैं, एंड देन अगेन एज द वैलिडिटी एक्सपायर्स तो दोबारा से रीऑक्शनिंग होती है। सो अगर हम देखें कि कौन कौन इस स्पेक्ट्रम को ख़रीद सकता है तो या ऑक्शन में पार्ट ले सकता है, तो दे आर प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जो ऑलरेडी इंडिया में हैं, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, ये एलिजिबल हैं। इनके अलावा फॉरेन कंपनीज़ भी पार्ट ले सकती हैं, बट इफ़ दे गेट द लाइसेंस तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो अपने आप को अपनी एक ब्रांच खोलनी पड़ेगी इंडिया में, या रजिस्टर करना पड़ेगा एज एन इंडियन कंपनी, या फिर किसी इंडियन कंपनी के साथ अपना टाई अप करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन। आगे ये कुछ मॉडलिटीज़ गिवन हैं कि कैसे कैसे ऑक्शन के जो बिडर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करना है, इसमें इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नेक्स्ट पेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसीलिए स्पेसिफिकली ये इन्फोग्राफिक आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड इट इन दिस PDF। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एवोल्यूशन बताई हुई है मोबाइल टेक्नोलॉजी की। ये आप देख सकते हैं 1G में क्या था, 2G में क्या था, 3G में क्या था, है ना। कि जो फर्स्ट जनरेशन था, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स थे। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स ऐसे होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स ऐसे होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स में बेसिकली 0 to 1 ऐसे चलता है, एनालॉग में ये पैटर्न होता है। ठीक है, सो 2G के आने के बाद हमारे जो मोबाइल सिग्नल्स हैं दे बिकेम डिजिटल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड देन कि किस में मैसेजिंग आ गई, मैसेजिंग इंक्लूड कर देगी, किस में इंटरनेट आ गया, तो ये सब चीज़ें आप जब ये वाला जो पढ़ेंगे बॉक्स सा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट और इसमें क्या चीज़ है कि कौन सी वेवलेंथ में क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इफ़ यू लुक एट दिस थिंग, ये जो पूरा लोएस्ट से हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज़ का बार गिवन है, तो एज यू फाइंड कि 9 किलोहर्ट्ज़ वेवलेंथ से 400 गीगाहर्ट्ज़ वेवलेंथ तक आपकी रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स इस स्पेक्ट्रम को कंप्राइज करती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स भी इसी का पार्ट है, रेडियो वेव स्पेक्ट्रम का ही। उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एंड देन वी हैव द लाइट रेडिएशन, एंड देन वी हैव द अल्ट्रावायलेट, एंड उसके बाद जाते जाते गामा रेडिएशन एंड अदर हायर फ्रीक्वेंसीज। तो हमारी जो पूरी टेलीकम्युनिकेशन है वो इसी रेडियो और माइक्रोवेव वाले स्पेक्ट्रम में चलती है। अब इसमें अगर हम फर्दर देखें डिविजन्स, तो 9 किलोहर्ट्ज़ से लेके, और अगर आप देखें यहाँ से सॉरी, जो आपका AM रेडियो है वो चला जाता है 535 से 1700 किलोहर्ट्ज़ तक। ठीक है, उसके बाद
यू फाइंड दिस इन रेड वन, तो 500 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड ब्रॉडकास्ट टेलीविज़न आ जाता है। आगे जब हम सेल फोन्स को देखते हैं तो एक तो हमारे पास यहाँ पर जो CDMA वाला है 800 मेगाहर्ट्ज़ का बैंड, 20 से 800 मेगाहर्ट्ज़, इसमें CDMA सर्विसेज चलती थी सॉरी। उसके बाद जो GSM है वो चलता था 25 मेगाहर्ट्ज़ से 900 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में एंड 75 से 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में। एंड इफ़ यू लुक मोर स्पेसिफिकली तो जो आपकी 2G सर्विसेज हैं वो 1800 मेगाहर्ट्ज़ के बैंड में चलती हैं एंड 3G दे वर्क इन द 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी हैं जैसे वाईफाई नेटवर्क कहाँ पर चलते हैं, किस रेंज में चलते हैं, देन वी हैव योर केबल टीवी, वेदर रेडार, सैटेलाइट रेडियो। तो ये सब चीज़ें आप इस इन्फोग्राफिक के ऊपर थोड़ा टाइम लगा के एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है बिकॉज अभी जो रेडियो टेक्नोलॉजी को जिस लेवल पर हम यूज़ कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ लिटिल इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली जब 5G 4G की बातें हो रही हैं। तो इस इन्फोग्राफिक को प्लीज़ एक बार आई वुड रिक्वेस्ट कि 5-10 मिनट इसके ऊपर लगाकर आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। ठीक है, ओके। आगे फाइनली लास्ट टॉपिक आज का, लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली है क्लाइमेट रिजिलियंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नंबर ऑफ डेथ्स होती थी लाइटनिंग स्ट्राइक से वो रिड्यूस हो गई हैं बाय 37%। ठीक है, तो रिपोर्ट के बारे में पहले जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई हैं रिपोर्ट में। सो रिपोर्ट का कहना है कि जो लाइटनिंग लिंक्ड फैटलिटीज़ हैं दे फॉर्म 33% ऑफ द टोटल डेथ्स इन नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो आई होप कन्फ्यूजन थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि मान लीजिए वेरियस नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड्स हैं, है ना, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, तो उनमें 33% जो डेथ्स होती हैं वो सिर्फ लाइटनिंग फॉल की वजह से ही होती हैं। तो लाइटनिंग लिंक्ड फैटलिटीज़ जो हैं वो 33% कंप्राइज करती हैं ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स। ठीक है, ये 2019-2020 का डेटा है। अब जो 37% वाली चीज़ क्या थी कि पहले मान लीजिए 100 डेथ्स होती थी तो अब वो 37% से रिड्यूस हो गई हैं। तो दिस इज़ द डेटा विच इज़ गिवन है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लाइटनिंग रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखने के लिए ऐसे भी रख सकते हैं कि सिंस यूपी इज़ वेरी वास्ट इन पॉपुलेशन एंड एरिया एज वेल एंड बिगर स्टेट पॉपुलेशन वाइज, तो वहाँ पर भी हम उससे लिंक कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश एंड फाइनली बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। तो थोड़ा अगर आप देखें सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया पर कंसनट्रेटेड हैं ज़्यादा ये जो लाइटनिंग डेथ्स हैं, जो मेजर नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्ट की जाती है ना, मोर देन 60% तो इन्हीं एरिया से आ रही हैं। ठीक है, सो उसके बाद अगर हम देखें कि उड़ीसा ने काफ़ी अच्छा काम किया है रिसेंटली, एंड जो साइक्लोन वगैरह आए तो उन्होंने लाइटनिंग अरेस्टर्स के थ्रू एंड वेरियस और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपनी जो कैजुअलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट ने लाइटनिंग को डिज़ास्टर की कैटेगरी में नहीं रखा हुआ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इतने ग्रेट नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं, 33%, जो 1/3 आपकी डेथ्स हो रही है नेचुरल डिज़ास्टर से, वो तो लाइटनिंग से हो रही है, लेकिन लाइटनिंग को आपने नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी में नहीं रखा हुआ। सो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने। नेक्स्ट हम साइंस क्या है लाइटनिंग के पीछे उसको थोड़ा समझते हैं। सो इफ़ यू इमेजिन, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्लाउड है एंड दिस इज़ द ग्राउंड। ठीक है, सो क्लाउड के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे क्लाउड मूव कर रहे हैं तो जो हैवियर पार्टिकल्स हैं विच आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वो यहाँ पर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज नीचे बन जाता है, एंड जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब एक तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव पोल तो दोनों क्लाउड में ही बने हुए हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द लाइटनिंग जो है वो क्लाउड के अंदर ही चलती रहती है। लेकिन इसके पैरेलली क्या हो रहा है कि नीचे ग्राउंड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है या स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इतने हद तक बन जाती है क्लाउड में कि फाइनली वो क्लाउड को ब्रीच करके नीचे ग्राउंड पर गिर जाती है, एंड दिस इज़ व्हाट योर लाइटनिंग इज़। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, मेजरली इसके पीछे क्या साइंस है कि ये जो चार्जेस ऐसे से डेवलप कर रहे हैं, तो इसके लिए तो अभी साइंटिस्ट के पास भी कोई आंसर नहीं है, बट जो ओवरऑल फिनोमिनन है उसको एक्सप्लेन इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, एंड हमारा जो हिमालयन रीजन है इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइटनिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बेसिकली होते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, एंड देन हिमालयाज ऑल्सो कंप्राइज वन ऑफ द मेजर नंबर ऑफ लाइटनिंग इंसिडेंट्स। ठीक है, ओके, बट ये काफ़ी स्ट्रेंज है वैसे, क्योंकि जो रिपोर्ट कह रही है कि जो एडवर्सिटीज़ हैं मेजरली वो होती हैं हमारे ईस्टर्न इंडिया में, है ना, लेकिन
हिमालयाज़ में नंबर ऑफ लाइटनिंग केसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप आप डिस्टिंक्शन जो है वो ड्रॉ कर पा रहे होंगे, ठीक है। एंड लाइटनिंग के साथ एक और फिनोमिनन एसोसिएटेड होता है, दैट इज़ थंडर। तो थंडर क्या है, ये शॉक वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो रिलीज होती हैं, दैट डेवलप एज गैसेस इन द विसिनिटी ऑफ द डिस्चार्ज एक्सपीरियंस अ सडन इंक्रीज इन प्रेशर। तो जैसे लाइटनिंग जब डिस्चार्ज हुई तो उसके बाद क्या होता है कि आसपास जो गैसेस हैं उनके ऊपर सडनली ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एंड एक शॉक वेव क्रिएट होती है विच इज़ नोन एज थंडर। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है, वैसे थोड़ी सी साइंस इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन ही है साइंस की, ऑल्दो अगर आपने +1 और 2 नॉन मेडिकल से किया तो आपको पता ही होगा ये चीज़, बट अगेन फॉर ऑल दोज हु डोंट नो आई जस्ट रिपीट इट कि लाइटनिंग हमें पहले दिख जाती है लेकिन थंडर बाद में हमें सुनता है ना, कि गर्जना तो बाद में सुनता है लेकिन लाइटनिंग पहले हो जाती है। तो क्या ये फिनोमिनन होता भी ऐसे है? ऐसा नहीं है, फिनोमिनन इकट्ठा ही हो रहा होता है, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वो इतनी है, वेयर एज स्पीड ऑफ साउंड इज़ समथिंग अराउंड 335 मीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए लाइटनिंग हमें जल्दी दिख जाएगी, लाइट एनर्जी जल्दी दिख जाएगी, एंड जो साउंड एनर्जी है उसको उसने इतनी स्लो आना है, तो इसीलिए ऑल्दो एक ही टाइम पर रिलीज़ हो रहे हैं लेकिन पहुंचने का टाइम ज़्यादा लग रहा है साउंड को, तो इसीलिए थंडर हमें लेट सुनाई देता है, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ प्री क्योर। आई होप आपको जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे एंड आपने नई नई चीज़ें सीखी होंगी। आज हमने ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में जाना है ना, और सैचुरेटेड फैट्स क्या हैं, ट्रांस फैट्स क्या हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स क्या हैं, इन सब के बारे में पढ़ा एंड हमने जाना जो आपका FSSAI का जो नया टारगेट है कि 3% तक हमने 2021 में जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है, उसको कैप करना है ऑफ द ट्रांस फैटी एसिड्स। एंड देन वी लर्नड अबाउट द LDL एंड HDL एज वेल। उसके बाद हमने जस्ट पे के डेटा लीक की बात की, जिसमें हमने थोड़ा एथिकल इशू भी देखा इस चीज़ का, एंड हमने इसमें जाना डार्क वेब, डीप वेब के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने 4G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के बारे में जाना, एंड देन वी केम टू नो अबाउट समथिंग नोन एज इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस इज़ अनदर साइंटिफिक थिंग। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इफ़ यू फील लाइक, ठीक है। एंड उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम की जो एलोकेशन है वो किस हिसाब से होती है, कौन कौन कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो जाना, एंड रेडियो स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा डिटेल में देखा, ऑल्दो आई हैव आस्क्ड यू टू गिव अ लुक टू दिस पिक्टोग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमने लाइटनिंग के बारे में जाना। रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 37% तक जो डेथ्स होती थी लाइटनिंग की वजह से वो रिड्यूस हो गई हैं, ऑल्दो 1/3 ऑफ जो डेथ्स हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स वो अभी भी लाइटनिंग की वजह से होती हैं। एंड देन वी लर्न अबाउट द फिनोमिनन ऑफ लाइटनिंग। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू।